हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। अब इसका क्लियरली जो है ये मतलब हमारे सामने आता है कि हम लोग इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों ने भी जो है वो दोनों पार्ट्स देख लिए हैं और अपना जो उतना पार्ट ऑफ चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो है इसका पार्ट 3 देखते हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस वाले जो पार्ट्स थे उसमें हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और भी जो प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम एंड सेव है इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था एंड आई होप सो कि उतनी सारी चीजें जो है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। नाउ आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। नाउ स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इज कि आप कहीं पर जो है मनी लगा रहे हो विथ एन एम टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, या आपको जो है उससे रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर में। ठीक है, एट प्रेजेंट आपके पास से मनी जा तो रहा है लेकिन उसका रिटर्न जो है वो आपको मिलेगा आपके जो फ्यूचर है उसमें। ठीक है, दिस इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट। अगर बिल्कुल जो है सिंपल लैंग्वेज में बोले और अगर बिल्कुल इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोले तो इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जो कैपिटल स्टॉक है उसमें एडिशन करना जो है दैट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल स्टॉक क्या होता है? तो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं दोज आर द कैपिटल स्टॉक। ठीक है, so investment refers to the expenditure incurred on creation of new capital assets. It includes the expenditure incurred on assets like machinery, building, equipment, raw material, etc., which leads to increase in the productive capacity of an economy. ठीक है, ये जो एक्सपेंडिचर जो कि हम इनकर करते हैं इन वेरियस असेट्स पर, ये किस चीज में आपको हेल्प कर रहा है? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम इसी पर्टिकुलर मोटिव से करेंगे कि हाँ उसकी वजह से जो है आपको रिटर्न्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, और आप जो हो ज्यादा मनी अर्न कर पाओगे। और अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोलें तो हमें पता है कि फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती है, तो फर्म्स इन्वेस्ट क्यों करेगी? ताकि वो जो है ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाए। जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो वो ज्यादा सेल आउट भी करेगी और ज्यादा जो है उन्हें प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, सो द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड अंडर 2 हेड्स। 2 हेड्स कौन से हैं? फर्स्ट इज द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर टर्म तो हम लोगों ने पहले भी जो है समझा है, पढ़ा है जब हमने एडी को पढ़ा था, दैट इज एग्रीगेट डिमांड को। बेसिकली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जिस पर इनकम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। विद इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज नहीं होगा, विद डिक्रीज इन इनकम डिक्रीज नहीं होने वाला है। ये जो है ये आपका कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा? वो इसका अपोजिट कर लो, दैट इज ऐसा पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जिस पर इनकम का इन्फ्लुएंस होता है, जिस पर इनकम का इफेक्ट होता है। ठीक है, विद इंक्रीज इन इनकम जो है हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, विद डिक्रीज इन इनकम हम इन्वेस्टमेंट को कम कर दें, उस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, so induced investment refers to the investment which depends on the profit expectations and is directly influenced by income level. ठीक है, it is income elastic। ये क्या है? ये income elastic है। elastic का मतलब क्या हो गया कि with change in income जो है आपका इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो रहा है। All right, so it is income elastic, that is it increases with increase in income and vice versa. ठीक, then autonomous investment पर आए तो autonomous investment refers to the investment which is not affected by changes in the level of income and is not induced solely by profit motive. So it is income inelastic। ये जो है ये income inelastic है, that means इस पर जो है इनकम का कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, so that is it is not influenced by change in income. Autonomous investments are generally made by government on infrastructural activities. Autonomous investment जो है वो generally government जो है वो undertake करती है, because जब हम private firms की बात करते हैं
तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करोगे, ऑलराइट। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो किसके लिए वर्क करती है, वेलफेयर के लिए वर्क करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो जब इनकम नहीं भी है तब भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वी विल से कि जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो जो है गवर्नमेंट अंडरटेक करती है, ऑल राइट। सो द लेवल ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। कितना आप जो है इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है, या ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ये कितना होने वाला है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इकोनॉमी का, सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उन पर, ठीक है। इफ अगर सारी चीजें स्टेबिलिटी से चल रही है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकता है। अगर मान लो चीजें स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा जो है केओस मचा हुआ है, तो इन दैट सेंस हो सकता है इन्वेस्टमेंट क्या रहे, कम रहे, ठीक है। So such investments change when there is a change in technology or discovery of new resources or growth of population etc, ठीक है। तो ऐसा जो इन्वेस्टमेंट है वो कब चेंज हो सकता है, वो हम तब चेंज होता हुआ देखेंगे कि अगर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो गई है, कोई न्यू रिसोर्सेज जो है वो डिस्कवर किए गए हैं, या जो है पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह हो गई। मतलब कि हम लोग क्या देख सकते हैं कि इनकम को छोड़कर अगर बाकी किसी फैक्टर की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है आपका इन्वेस्टमेंट का पैटर्न चेंज होता है तो ही होता है अंडर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट का लेवल चेंज करना है तो उसके लिए जो वेरियस फैक्टर्स हैं उनका चेंज होना जरूरी है अपार्ट फ्रॉम इनकम, all right। So these are our two types of investment, that is autonomous investment and induced investment, ठीक है। नाउ देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को, दैट इज इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। आप उसको कैसे डिटरमाइन कर रहे हो इस चीज पर आते हैं कि कितना करोगे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना नहीं होगा, ये सारी चीजें कैसे डिसाइड की जाती है वो। सो अकॉर्डिंग टू कीन्स, the decision to invest in new project, that is private investment, depends upon two factors and those two factors are this, that is marginal efficiency of investment and rate of interest। अब इन दोनों का क्या मतलब है ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज MEI, ठीक है। So MEI refers to the expected rate of return from an additional investment. MEI is determined by two factors, that is supply price and prospective yield, ठीक है। तो जो marginal efficiency of investment है उसका बेसिकली ये मतलब होता है कि जैसे कि मान लो मैंने आज कोई इन्वेस्टमेंट किया है ऑफ 1 लाख, ऑलराइट। तो अब अगर मैं 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगी तो आई विल एक्सपेक्ट कि मुझे इससे ज्यादा रिटर्न मिले और इससे ज्यादा काफी ज्यादा मिले। ये नहीं कि मुझे 1,10,000 का रिटर्न मिला और मैं खुश हो जाऊंगी, मैं सोचूंगी यार मैंने 1 लाख रुपीस लगा और मुझे सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो आई विल सी कि मैं जितना भी पैसा लगा रही हूं उससे मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मार्जिनल का मतलब हमें पता है दैट इज एडिशनल, ऑलराइट, या कोई भी चेंज। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है, वो कितना एफिशिएंट है, वो आपको कितना जो है रिटर्न प्रोवाइड करवा पा रहा है, दैट इज बेसिकली MEI। ये जो MEI है इसको डिटरमाइन करने के लिए दो फैक्टर्स हैं हमारे पास में, दैट इज सप्लाई प्राइस एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अब ये दोनों क्या होते हैं इसे समझते हैं हम लोग। So supply price की अगर बात करें तो it refers to the cost of producing a new asset of that kind. It is the price at which the new capital asset can be supplied or replaced. For example, if a machine of rupees 10,000 is replaced in place of an old machine, then 10,000 is the supply price, ठीक है। supply price का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपने कोई भी चीज खरीदी है तो उसमें आपको कितना मनी लगा है, ठीक है, उसका कॉस्ट कितना है, दैट इज बेसिकली सप्लाई प्राइस, ठीक है। कि वो आपको सप्लाई की गई है तो उसका प्राइस कितना जो है ये लगा है, दैट इज दी सप्लाई प्राइस, ऑल राइट। आया समझ में सप्लाई प्राइस कितना है। तो उसका फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो है दैट इज सप्लाई प्राइस। अगर हम बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट लगाएंगे या फिर हमारे पास में जो सप्लाई प्राइस है वो अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो हम थोड़ा ज्यादा सोचेंगे एज कंपेयर कि अगर हमें एक छोटा अमाउंट जो है ना वो अगर सप्लाई प्राइस रहे तो, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स कि इन्वेस्टमेंट कैसे हम लोग मतलब कितना करने वाले हैं,
ठीक है। Then next is prospective yield, ठीक है। Now what is prospective yield? So it refers to net return, net of all cost expected from the capital asset over its lifetime। जैसे कि हमने सप्लाई प्राइस लगाई कितने की, 10,000 की, हमने मतलब 10,000 की एक जो मशीनरी है वो खरीदी है। अब इस 10,000 की जो मशीनरी को हम लोगों ने खरीदा है, ये हमें कितना रिटर्न प्रोवाइड करेगी और कितने टाइम में प्रोवाइड करेगी, ये जो है दिस इज बेसिकली प्रोस्पेक्टिव यील्ड, ठीक है, कि आपको कितना रिटर्न जनरेट होगा और कितने टाइम पीरियड जो है लगेगा उसको उतना रिटर्न जनरेट करने में, दैट इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। So for example, if the given machine is expected to yield receipts for rupees 1200 and running expenses will be 200, then the prospective yield will be 1200 minus 200, that is 1000 rupees, ठीक है। हमने देखा कि ये जो मशीन है ये आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रही है 1200 का, लेकिन उसको जो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसमें जो कॉस्ट लग रहा है वो हमारा है 200 का। दैट मींस रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगे, जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर दो। तो ये 1200 में से हमने 200 को माइनस किया, विल गेट व्हाट, 1000, ठीक है। तो 1000 क्या है, ये हुआ आपका जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है ऑफ दिस पर्टिकुलर जो आपका इन्वेस्टमेंट था 10,000 का उस पर, ठीक है। सो इन द गिवन एग्जांपल मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। कैसे निकालना है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 को हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, परसेंटेज में चाहिए हमें इसलिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो 10,000 का सप्लाई प्राइस वाला जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है 10% का, ठीक है। ये होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना ज्यादा MEI होगा उतना ज्यादा जो है हम लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और जितना कम आपका MEI होगा उतना ही कम हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। देन जो नेक्स्ट आता है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज ROI। सो इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि आपके पास में पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो रखा हो सकता है कि आप क्या करोगे, आप बोरो करोगे। तो जब भी हम मनी को बोरो करते हैं तो हमें उस पर क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो भी हम देखेंगे। दैट मींस हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो बोरोइंग्स कर रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जो अभी हम लोगों ने लिया था 10,000 वाला जिसका सप्लाई प्राइस था, उसमें हमने बोला कि ये रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगा कितने का, 10% का, ठीक है। 10% का जो है रिटर्न प्रोवाइड करने वाला है। अब मान लो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% हो, तो क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल डील होगी। 12% हम पे कर रहे हैं और 10% हमें मिल रहा है, मतलब कि 2% आप अपनी जेब से जो है पे करने वाले हो, तो क्या ये प्रॉफिटेबल डील होगी, नहीं होगी। तो ऐसे केस में आप जो हो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन मान लो इफ दिस पर्टिकुलर प्राइस इज समथिंग दिस, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 4% जो है वो कंप्लीटली हमारे पास में बचेगा। तो इन दैट सेंस हम लोग देख सकते हैं कि हाँ करना है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, ऑलराइट। तो ये चीज है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें कितना पे करना पड़ रहा है। सो देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ROI एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ज्यादा ROI रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, कम ROI रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। सो एट हाई ROI द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल बी लेस एंड वाइस वर्स, ऑलराइट। Then comparison of MEI, that is marginal efficiency of investment, with ROI, that is rate of interest, ठीक है। So the profitability of an investment can be worked out by comparing MEI with ROI। जो profitability investment की वो इन दोनों को compare करके हमें मिलती है। अगर MEI ज्यादा है ROI से तो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, प्रॉफिटेबल है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ROI 6% हो गया और जो आपका MEI है दैट इज व्हाट 10% का, तो वो पर्टिकुलर क्या है, वो आपके लिए एक फायदे का सौदा होगा, ठीक है। दैट मींस प्रॉफिटेबल जो है इन्वेस्टमेंट वो रहेगा। फॉर इंस्टेंस इफ एन एंटरप्रेन्योर हैज टू पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट on the loan acquired by him and the expected rate of profit, that is MEI is 20%, then he will surely go for the investment and will continue making investment till MEI is equals to ROI, ठीक है।
तो जब तक MEI ज्यादा रहेगा आपके ROI से, तब तक एक पर्सन जो है वो इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। एट द टाइम जब ये पर्टिकुलर कंडीशन आ जाएगी तो ये क्या होगा, दिस इज नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन, ठीक है। ये क्या है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है। यहाँ पर जो एक पर्सन है वो अपना इन्वेस्टमेंट रोक देगा, क्योंकि अब जो है वो प्रॉफिट अर्न करता करता इस पर्टिकुलर कंडीशन पर आ गया है। अब उसे पता है कि अब जो है हम यहाँ से लॉस में भी जा सकते हैं, तो लॉस से अच्छा है कि कम से कम हमें जो है पैसा अपनी जेब से तो नहीं लगाना पड़ रहा है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर प्लेस पर जो है एक पर्सन अपना इन्वेस्टमेंट रोक देगा, ठीक है। सो आई होप सो कि ये वाला जो है पर्टिकुलर कंसेप्ट कंपैरिजन ऑफ MEI विद ROI ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। देन कम्स टू एक्स एंड एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखो जहां पर भी आप लोगों के सामने एक्स एंड आ जाए ना, इट मीन्स कि ये प्लान या फिर एक्सपेक्टेड है। ऑल राइट, प्लान या फिर एक्सपेक्टेड को हम क्या बोलेंगे, एक्स एंड एक्स पोस्ट जब आएगा तो दैट इज एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यू। ऑल राइट, अब अगर मैं बोल दूं एक्स पोस्ट सेविंग तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्चुअल सेविंग है उसकी वैल्यू हम बता रहे हैं। अगर हम बोले एक्स एंड सेविंग तो दैट मीन्स जो हमने एक्सपेक्ट की थी उसकी जो वो पर्टिकुलर जो सैलरी है वो हम सेविंग्स है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एक्स एंड एंड एक्स पोस्ट का कंसेप्ट। एक्स एंड का मतलब है प्लान या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एंड एक्स पोस्ट का मतलब है एक्चुअल या फिर रियलाइज्ड वैल्यूज। ऑल राइट, then comes to X and saving and investment, ठीक है। So X and saving refers to amount of saving which households or savers plan to save at different levels of income in the economy. X and investment refers to the amount of investment which firms plan to invest at different level of incomes in the economy, ठीक है। मतलब दोनों का वही है, बस करना क्या है कि आपको यहाँ पर जो है ना ये प्लान टू सेव प्लान टू इन्वेस्ट ये चीजें आती है तो वो एक्स एंड है, ठीक है। तो एक्स एंड कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज इंटेंडेड, प्लान्ड, वॉलंटरली एंड डिजायर्ड, ठीक है। ये जो एक्स एंड हम लोग टर्म बोल रहे हैं उसके कुछ ये वेरियस सिनोनिम्स हो सकते हैं, दैट इज इंटेंडेड कि हमने ये सोचा है, प्लान्ड, वॉलंटरी और दी डिजायर्ड, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम ऑकर होता है जहां पर आपकी एक्स एंड सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल बन जाते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम पर आता है एक पर्टिकुलर पर्सन, या हम ये बोले कि पूरी जो इकोनॉमी है, ठीक है। देखो प्रीवियस वाले जो हम लोगों ने पार्ट्स पढ़े हैं उसमें भी मैंने आप लोगों को बोला है कि हम जो भी वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे उन वेरिएबल्स को हम प्लान्ड या एक्सपेक्टेड जो है वैल्यूज पर ही स्टडी करेंगे, किसी को भी जो है रियलाइज या फिर जो एक्चुअल वैल्यूज है उन पर स्टडी नहीं करने वाले हैं। ऑल राइट, तो अब जब हम इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे ना तो इक्विलिब्रियम को भी हम एक्स एंड वेरिएबल्स पर ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहां पर ऑकर होता है, जहां पर आपकी जो एक्स एंड सेविंग है वो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, ठीक है। सो इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड where planned saving is equal to planned investments. However, both these concepts are equal only at equilibrium level of income, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर नीचे आप कहीं पर रहोगे तो आपका जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम वाली होगी ही नहीं। दैट मीन्स अगर मान लो सेविंग्स मोर देन इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट वाली कंडीशन हम लोग बोले तो इसमें जो है एक पर्सन आपका जो है इक्विलिब्रियम पर नहीं रहेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि इक्विलिब्रियम हम इसे ही बोल रहे हैं, इसके पीछे के क्या रीजंस है, ठीक है, या फिर ये दोनों इक्वल क्यों आएंगे उसके पीछे के क्या रीजंस है वो अगर हम लोग देखें तो कुछ ये 3 रीजंस है हमारे पास में। So generally saving is done by households and investment is done by firms. So savers and investors are different people in different priorities, ठीक है। ये दोनों जो है सेविंग हाउसहोल्ड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट फर्म कर रही है, दोनों क्या है, दोनों अलग अलग सेक्टर के लोग हैं तो इनकी अलग अलग डिफरेंट प्रायोरिटीज है, ठीक है। देन सेविंग इज मेड इन स्मॉल अमाउंट एंड इन्वेस्टमेंट इज मेड इन बिग अमाउंट्स, ऑल राइट। एंड सेविंग इज मेड फॉर मीटिंग फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स और कंटिजेंसीज, वेयर इज इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। तो सेव एक पर्सन सेव क्यों कर रहा है और एक पर्सन इन्वेस्ट क्यों कर रहा है वो चीजें जो है वो हमारे पास में यहाँ पर कुछ आ जाती हैं। देन एक्सपोज्ड सेविंग और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट को अगर हम लोग समझे, देखो यहाँ पर जो है ना
हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन है वो एक्सेंट सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सेंट इन्वेस्टमेंट होगा, तभी होगा, ठीक है। इतना हम लोगों ने समझ लिया है। इक्विलिब्रियम की एक और कंडीशन या एक और वे हो सकता है इसे फाइंड आउट करने का, वो क्या होता है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है ना उसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितना हम लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत ब्रीफ में देखा है, बाकी इसको हम डिटेल में भी लेकर जाएंगे। Then ex-post saving refers to the actual or realized savings in an economy during a year. Ex-post or actual saving is the sum total of planned saving and unplanned saving. ठीक है? So ex-post investment refers to the realized or actual investment in an economy during a year. Ex-post or actual investment is the sum total of planned investment and unplanned investment. ठीक है? हम यहाँ पर प्लान्ड अनप्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बात क्यों कर रहे हैं या कैसे की, तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली कि आपने कुछ जो है वो एक्सपेक्ट किया होगा या प्लान किया होगा प्रीवियस में, या फिर हो सकता है आपने प्लान ना किया हो। ये दोनों चीजें होंगी और ये दोनों ही मिलकर क्या बनाएगी, आपका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आने वाला है उसे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लान्ड अनप्लान्ड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। So it must be noted that ex-post saving and ex-post investments are equal at all levels of income. This equality between the two is brought by fluctuations in income. ठीक है, तो आपका जो ex-post saving और ex-post investment है ये हर एक लेवल पर क्या रहेगा, इक्वल रहता है। और ये जो इक्वालिटी है ये फ्लक्चुएशंस इन इनकम के साथ में आती है, ठीक है। जो इनकम फ्लक्चुएट करती रहती है उसके साथ में जो है ये इक्वालिटी मेंटेन्ड रहती है। ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग अबाउट जो इन्वेस्टमेंट है, जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, उसके जो डिटर्मिनेंट्स है वो क्या क्या है, उसके बेसिस पर जो है हमने वेरियस कंसेप्ट्स को पढ़ा है। आई होप सो कि जितना अभी पढ़ा है इस पर्टिकुलर पार्ट में वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। अभी चैप्टर हमारा बाकी है, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो अभी जो आगे वाला चैप्टर है वो हम लोग जो है नेक्स्ट अपने वीडियोस में देख लेंगे। इसी की तरह और भी जो वीडियोस हैं वो आप लोग एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल सोशल स्कूल। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट। इसके अपार्ट यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, जहां पर आप बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स को अनलॉक कर सकते हो। लाइक आप लोग जो हो रियल टाइम बेसिस पर जो है इंटरेक्शन कर सकते हो यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्वेश्चन टैब के थ्रू। यू हैव लाइव पोल ऑप्शंस फॉर क्विज। ऑल्सो यू गेट अ चांस टू विन स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। So to unlock all of these features and to get maximum discount, do use code SAKSHIV, SAKSHIV. इसके अपार्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल सोशल स्कूल, जहां पर आपको जो है वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे कि चैनल पर क्या चल रहा है। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है एंड इस पार्ट में जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। थैंक यू।